जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मेरा मेरा बस यही माइंडसेट था कि आके बस पार्टी करनी है यार। बहुत हो गया, बहुत अभी तो रिश्ते आ रहे होंगे सर। सर हाँ। डिस्ट्रैक्शन तो आपको वैसे तैयारी में बहुत हुआ होगा सर, आप इतने स्मार्ट हो मतलब। अरे गॉट सस्पेंडेड इन 8th क्लास फॉर 7 डेज़। आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो उड़ीसा के लगते ही नहीं हो। मसल मेमोरी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ रुकेगा नहीं वहाँ पे। आपको सोचने का टाइम नहीं मिले मतलब सोच नहीं पाओगे आप, सीधा आपका हाथ बस चलता रहेगा। 60 टू 70% क्वेश्चन सिलेबस के लाइन से ही आ जाता है। हरियाणा, राजस्थान वालों के साथ तो मेरी ऐसी बॉन्डिंग है सिंस मैं उड़ीसा का हूँ। सर घर पे मार लगी, बहुत मार लगी, मेरे पापा बहुत पिटाई किया करते थे। इतना स्ट्रेस नहीं लिया। आई एन्जॉयड माई दैट वो प्रिपरेशन टाइम। मैं ये मानता हूँ कि हमारे हार्ड वर्क से ज़्यादा हमारी डिटर्मिनेशन ज़्यादा मैटर करती है हमारे प्रिपरेशन में। हाँ। तो मेंस की प्रिपरेशन आपने एग्जाम से कितने दिन पहले स्टार्ट की? तो अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं आगे, तो आई थिंक यू शुड लाइक लुक फॉर आईआरआई। आई थिंक वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा मेरी ज़िंदगी में। तो उसी टाइम से मुझे ये था कि हाँ, मुझे एमएससी करनी है एंड आई वांट टू बी अ रिसर्चर। आप ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि हमारे इंडिया में नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है सिद्धांत सर, जिनका हाल ही में एआरएस में चयन हुआ है। तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच रोहितास। तो सर मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा हम्म। कि जिस दिन एआरएस का रिजल्ट आया था, हम्म। तो आपको कैसे पता चला, किसने आपको बताया कि रिजल्ट आ चुका है? सबसे पहली बात तो जब जिस दिन एआरएस आया था उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि उस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चला था। तो मेरे चेयरमैन ने मुझे फ़ोन किया था, चेयरमैन सर ने, कि यार तू हमें बताया ही नहीं कि तेरा रिज़ल्ट आ गया है। तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ कन्फर्म कीजिए आप कि आपका रिज़ल्ट आया है या नहीं है। और जब मैंने कन्फर्म किया हाँ, तो मेरा नाम था उस लिस्ट में। अच्छा। तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि जिसके लिए मैं आया था एमएससी में, एट लास्ट वही मुझे मिला है। तो आप तो क्या कर रहे थे सर उस टाइम पे, कहाँ पे थे जब मैं रिजल्ट घर आया? पे था, मैं कुछ नहीं, मेरे भाई के साथ मैं टीवी देख रहा था। और अच्छा। बिल्कुल भी एक अनएक्सपेक्टेड वो टाइम था कि उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि उस टाइम पे आना है बोल के। और रिजल्ट भी इस बार एआरएस का जल्दी आ गया। जल्दी, बहुत जल्दी है। मतलब शायद 9 तारीख को इंटरव्यूज़ ख़त्म हुए थे और एक और इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद शायद आई थिंक विदिन 7 डेज़ आ गया था। ओके सर। तो सर फिर आपने घर पे बताया होगा एकदम, हाँ, हाँ। कैसा माहौल था घर पे? बहुत इमोशनल माहौल था, बहुत खुशी, मिक्स्ड फीलिंग्स था, इमोशनल, हैप्पीनेस। और मतलब काफ़ी खुश हुए, घर वाले बहुत खुश हुए, मेरा भाई बहुत खुश हुआ था। एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी जो होंगी पूरी। तो बहुत खुश, बहुत अच्छा था उस दिन। लाइक इट वाज़, आई थिंक वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा मेरी ज़िंदगी में। बहुत बढ़िया सर। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले तो सर। तो सर पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या आप जब यूजी के अंदर थे, जब बीएससी में थे, तभी आपने क्या डिसाइड कर लिया था कि मेरे को साइंटिस्ट ही बनना है? हाँ, जब मैं यूजी में था एक्चुअली, जब मैं 12th में ही था तभी मुझे रिसर्च लाइन में थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं कि उसमें इंटरेस्टेड था मैं। और इनफैक्ट उसके बाद भी मैंने नाइजर और आइजर के लिए प्रिपरेशन किया था। नाइजर के लिए किया था, एक नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है। देन आई प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल ऑल्सो एंड देन आई गॉट इनटू आईसीआर। सो आई थॉट कि ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा मेरे लिए कि मुझे बायोलॉजिकल साइंसेस में ही रहना था। और मुझे उसके बाद पता चला जब मैं यूजी में आया कि देयर इज़ एन एग्ज़ाम कॉल्ड एआरएस वेयर यू कैन परस्यू योर रिसर्च एकेडेमिया आफ्टर दैट। तो उसी टाइम से मुझे ये था कि हाँ, मुझे एमएससी करनी है एंड आई वांट टू बी अ रिसर्चर। तो यूजी से ही मेरा लाइन क्लियर था बेसिकली। मतलब आपका तो एक लॉन्ग ड्रीम सा हुआ है हाँ, कि आपको पहले से ही डिसाइडेड था कि यस मेरे को बनना बिल्कुल। तो साइंटिस्ट ही हाँ है। जी, हाँ जी। तो सर थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए सर। तो मेरा नाम सिद्धांत रंजन पाढ़ी है। मैं रहने वाला संबलपुर उड़ीसा का हूँ। मेरी जो यूजी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो मेरा है सीसीएसटीयू हिसार हरियाणा से। और उसके बाद मेरा जेआरएफ मैंने दिया था प्लांट साइंसेस में, जिसमें मेरा यहाँ पे चयन हुआ पीजीआर में, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस में। और मेरी 2 साल की एमएससी रही है। उसके बाद अगेन यहाँ पे एसआरएफ दिया मैंने, उसके बाद मैंने पीएचडी करी और सेम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ और विद अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर राकेश भारद्वाज। सर ये तो था ये मेरा। प्लांट जेनेटिक जो रिसोर्सेज है, हाँ। मतलब इस डिवीजन के बारे में थोड़ा लोग कम अवेयर हैं और कम जानते हैं। तो हम्म। सर इस डिवीजन के बारे में थोड़ा बताइए कि मेजर क्या रोल होता है, हम्म। क्या मेजर काम है, हाँ जी। और इसके अंदर क्या क्या मैंडेट्स होते हैं सर? ठीक है। तो ये बेसिकली स्कूल ऑफ क्रॉप साइंसेस के अंडर आता है, स्कूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, स्कूल ऑफ क्रॉप साइंसेस के अंडर आता है।
तो इसमें 3 डिवीजन्स है बेसिकली, एक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी सर। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर और कलेक्ट करते हैं जितने भी डाइवर्स स्पीसीज़ हैं, उनके वाइल्ड रिलेटिव्स को, डिफरेंट जेनेटिक रिसोर्सेज से वाइल्ड रिलेटिव्स हो गए, लैंड रेसेस हो गए, जो कि हमारी जो ब्रीडिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, उसमें वो मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली आजकल आप जैसे देख रहे हो, यील्ड प्लेट्यू काफ़ी क्रॉप्स में आ रखी हैं, जी सर। तो उसकी जो जेनेटिक बेस है उसको ब्रॉडन करना होता है। सर। तो ये हमारा काम होता है। उसके अंडर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कैरेक्टराइजेशन करना, इवैल्यूएशन करना उस जर्मप्लाज्म को, और कंजर्वेशन। और आप ये बात जान के आप हैरान हो जाओगे कि हमारे इंडिया में इनफैक्ट आईआरए जो पूसा कैंपस है उसमें एनवीपीजीआर है, और उसमें नेशनल जीन बैंक है। दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक प्लांट्स में। तो हम उसको मेंटेन करते हैं, कंजर्वेशन उस जर्मप्लाज्म को। तो बेसिकली ये एक्टिविटीज़ हमारा है जी सर। इसमें। और एक और बात कि हम जितने भी रिसर्च मटेरियल हैं, तो एनबीपीजीआर इज़ द ओनली नोडल एजेंसी जिसमें इंपोर्ट होता है, मतलब इंपोर्ट ये कंट्रोल करता है। जी सर, तो ये, जितने हाँ, जितने भी रिसर्च मटेरियल है, हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करो तो इट विल बी थ्रू द एनबीपीजीआर। ओके, तो मतलब इंडिया के अंदर कोई भी अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा अगर कोई भी हाँ, जीन्स का मटेरियल का, हाँ तो जी, वो एनबीपीजीआर के थ्रू ही एनबीपीजीआर के होगा। थ्रू ही होगा, यस। ओके सर। और सर जो एनबीपीजीआर है, हम्म। उसके अलावा जैसे पूसा के अलावा और कहीं पे भी इसके रिसर्च सेंटर्स है या? रिसर्च सेंटर्स तो हर जगह है सर, क्रॉप बेस्ड इंस्टीट्यूट्स में है। बस एकेडेमिया के अगर हम देखें तो हुँ, पहले टीएनयू में था, अच्छा। बट अभी नहीं है। अभी बस एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है एनबीपीजीआर, जहाँ पे हम इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो डिवीजन है, हम उसमें एकेडेमिया परस्यू कर सकते ओके सर। हैं। तो इसके अंदर सर आपने पहले प्लांट साइंस से दिया, उसके बाद में पीजीआर में आप आए। हाँ जी। तो मास्टर्स से ही आपने एआरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? हाँ, मतलब मास्टर से ही मेरा मेरा रिसर्च जो एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च जर्नी है, वो स्टार्ट हो गया था। एंड पहले मेरा ये था कि मुझे स्कॉलरशिप पहले फिक्स करना था। तो मैंने सीएसआईआर एग्ज़ाम दिया, जेआरएफ एग्ज़ाम दिया था दिसंबर 2019 में। जी सर। तो फॉर्चुनेटली वो मेरा क्लियर हो गया था। तो आई हैव सिक्योर्ड वन फेलोशिप थिंग इन पीएचडी। जी सर। सो उसके बाद फिर मेरा जब एमएससी ख़त्म हुआ, देन एआरएस नोटिफिकेशन मतलब उसके बाद आया हुआ था। तो उस टाइम से मैंने प्रिपरेशन करना शुरू शुरू कर दिया था। एंड मेरा होल एंड सोल फोकस था कि एआरएस ही मतलब जाना है मुझे। तो सर इस अटेम्प्ट से पहले भी आपने एक अटेम्प्ट दिया था? हाँ जी, मैंने एक अटेम्प्ट इससे पहले भी दिया था, जिसमें मेरा नहीं हुआ था अनफॉर्चुनेटली, और उसमें इंटरव्यू में शायद मेरा थोड़ा ख़राब हुआ था। और हाँ, उसमें नहीं हुआ था, तो बट आप सेकंड उस अटेम्प्ट उसमें में। भी आप इंटरव्यू तक पहुँच गए थे? हाँ, हाँ, तो सर उसमें भी पहले इंटरव्यू। तो जैसे एमएससी बेस्ड हुआ करता था, हाँ, हाँ, तो उस हाँ। टाइम पे आपने जब आप पीएचडी में थे तब आपने वो अटेम्प्ट दिया था? हाँ, जब मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर में था तब मैंने वो अटेम्प्ट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा इंटरव्यू उस टाइम पे इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ये हुआ है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो सर आपने आईआरआई में सर आप कितने साल रहे सर? आईआरए में मैं करीबन रहा हूँ 2 साल एमएससी, 3 साल पीएचडी, तो तो 5 आगे भी साल। आप आईआरआई में रह सकते हो क्या, चांसेज़ है? हाँ, चांसेस तो हैं, मतलब डायरेक्टर सर के ऊपर है, या फिर हमारे जो आईसीआर के अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर है कि सीट्स अगर आईआरए मतलब एनपीजीआर में निकालेंगी तो तो इट विल आपका बी। तो फिर 100% है सर, क्योंकि आपकी फर्स्ट रैंक है तो वो तो देखते हैं अब क्या चलो। होता है। तो सर हाँ। आईआरआई का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मैं एमएससी में ही मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पे विथ एकेडेमिया मैंने बहुत एंजॉय भी किया है। और अब मैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज डिवीजन से हूँ, तो हमारे ट्रिप्स भी बहुत गए हुए हैं, मतलब नेशनल ट्रिप्स भी गए हैं, और मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप भी रहा है, वो जो कि फंडेड था नाहेब कास्ट से। तो हम लंदन गए थे। तो वो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एकेडेमिया के रिलेटेड, रिसर्च के रिलेटेड। और आईआरआई हमें जो एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या फिर डॉक्टर परस्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा देता है आपको, एक अपॉर्चुनिटी देता है दैट यू कैन परस्यू रिसर्च इन अ वेरी गुड क्वालिटी मैनर। जी सर। यहाँ पे हमें पता है कि बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जी सर। तो अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं आगे, तो आई थिंक यू शुड लाइक लुक फॉर आईआरआई, क्योंकि यहाँ पे हमें सब मिलता है। सर हाँ इसके जी। अंदर जैसे कि मतलब जो प्लांट साइंस से देते हैं, हाँ जी। तो मतलब मोस्टली वो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होती है, हाँ, हाँ, उसके हाँ। बाद में सर पीजीआर को चूज करते हैं या सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या नहीं, वो पर्सन टू पर्सन? हाँ, वो डिपेंड करता है, लेकिन पहले क्या होता था कि हमारी इंटर एलिजिबिलिटी थी। जी सर। पीजीआर जेनेटिक्स में दे सकते थे और जेनेटिक्स वाले पीजीआर में दे सकते थे। हम्म। तो आई थिंक 2012, 13, 14 के अराउंड पहली प्रायोरिटी जेनेटिक्स थी, उसके बाद पीजीआर थी। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में पीजीआर में सीट्स नहीं आ रही थी एआरएस में। तो वो प्रायोरिटी फिर घट घट के मतलब थर्ड फोर्थ तक चली जाती थी।
बट मेरे को ये था कि मुझे मतलब रिसर्च लाइन मुझे जेनेटिक्स में ही चाहिए था, तो आई न्यू बिफोर हैंड कि मैं जेनेटिक्स में भी दे सकता था एआरएस। तो मतलब मुझे ऐसे कोई रिग्रेट नहीं था कि मैं प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में आ रहा हूँ, इवन रादर आई वाज वेरी हैप्पी। यस सर। और सिंस मुझे ट्रैवलिंग में बड़ा शौक है, एक्सप्लोर करना कल्चर को, फूड को, क्विजीन, culinary डाइवर्सिटी को, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में आके, तो आई आई वाज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। ये था। तो सर इस बार तो जैसे प्रीलिम्स तो हुआ हाँ नहीं, डायरेक्ट आपने मेंस लिखा हाँ होगा। हाँ हाँ। तो मेंस की प्रिपरेशन आपने एग्जाम से कितने दिन पहले स्टार्ट की, मतलब फुल फ्लेज के एक तरफ फोकस होके कि मुझे अब बस मेंस लिखना है, तो उसी के लिए दिन और रात, हम्म। और वो मतलब उसमें आपने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की, और मेजरली मतलब जो है सोर्सेज आपने क्या, मतलब कोई सीनियर के नोट से आपको हेल्प हुई या फिर ऑनलाइन कहीं से आपने मदद ली, तो क्या क्या वो सोर्सेज रहे सर जिनसे आपने अपना कंटेंट पूरा तो सिलेबस कवर किया? सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था, तभी से मैं एक पेरेंट नोट्स प्रिपेयर करने लग गया था, जो कि एक्सटेंसिव होता है, जिसमें हर कंटेंट रहता है, सब कुछ रहता है। जो सिलेबस होता है अकॉर्डिंगली, हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं सारे, लाइन बाय लाइन। तो वो लाइन बाय लाइन जितने सिलेबस है, आई ट्राइड कि सब कवर हो जाए। और एक्सटेंसिव नोट्स था, वो एक पेरेंट नोट था, उसमें कोई लिमिट नहीं था पेज का। तो वो मैंने बनाया पहले, एंड आई थिंक नोटिफिकेशन आया था अराउंड 5-6 मंथ्स पहले ही मैंने चालू कर दिया था। बट मुझे जब प्रैक्टिस चाहिए है, क्योंकि इसमें हमें एक स्टिपुलेटेड टाइम में हमें ख़त्म करना होता है, एंड सिंस इट इज़ अ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, वी हैव द प्रैक्टिस टू राइट। तो वो मैं 6 महीने पहले प्रिपेयर करने लग गया था, बट जो प्रैक्टिस टाइम था, जो मतलब रिगरस प्रिपरेशन किया था, वो मैंने 2-3 महीने पहले ही किया था। मैं आप 2 महीने पहले मान लो। और उसके लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का एक फिक्स बुक है नहीं, तो काफ़ी सारी बुक्स मैंने रेफ़र करी थी, जैसे इकोनॉमिक बॉटनी बाय एस एल कोचर, और टैक्सोनॉमी बाय ओ पी शर्मा। एक है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन इंडियन पर्सपेक्टिव, जो कि एक आईसीआर का बुक है, वो मैंने करी थी। और बेसिकली बाकी एनबीपीजीआर में मैनुअल्स होती हैं, तो मैनुअल्स आप वेबसाइट में मिल जाता है, एनबीपीजीआर के वेबसाइट में ट्रेनिंग मैनुअल होगी, या फिर क्वारंटीन की मैनुअल होगी, बायोडाइवर्सिटी की मैनुअल होगी। तो मैंने नेट से गूगल स्कॉलर में रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ के, वो मैंने हर जगह से कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया था। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे हार्डवर्क से ज़्यादा हमारी डिटर्मिनेशन ज़्यादा मैटर करती है हमारे प्रिपरेशन में। हमारा जो एटीट्यूड रहता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस रहता है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप पहले थॉट प्रोसेस ठीक कीजिए। थॉट प्रोसेस में ऑलरेडी आप एक विनर हो, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली विल सक्सीड। वरना आप और बिना विल, बिना डिटर्मिनेशन, बिना थॉट प्रोसेस के अगर प्रिपरेशन करोगे, तो देर इज़ मतलब वो एक लैक ऑफ चार्म रहता है। एंड आई नेवर फील्ड कि मैं एक बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आई एन्जॉयड द जर्नी जो मैंने प्रिपेयर करी थी, हमने आई देखा है एन्जॉयड सर थोरली। एंजॉय करते हुए तो आपको। बिल्कुल हाँ सर। यार, मेरा तूने तो देखा ही होगा हाँ हमारे बिल्कुल सर। हॉस्टल में, तो हाँ। वही मतलब कभी इतना स्ट्रेस नहीं लिया। आई एन्जॉयड माई दैट वो प्रिपरेशन टाइम। तो ये है। और हमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक रिक्रिएशन टाइम भी हम एक देना चाहिए हम अपने जी आप सर। को, तो जी वी सर। वी डिज़र्व दैट रिवॉर्ड। जी सर। तो ये था। और बाकी रिसर्च पेपर्स हैं, और यही बुक्स मैंने करी थी, मतलब रेफ़र करा था मैंने प्रिपरेशन में। हाँ सर, आपने ये सबसे अच्छी बात तो आपने यही कही कि केवल हम अगर दिन रात यही सोचेंगे केवल कि मैं दिन रात पढ़ूंगा उसी से सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं हुँ। होता है साथियों। मैंने सर को बहुत नज़दीकी से देखा है। सर हमेशा खेलते भी थे रेगुलरली, हम वॉलीबॉल खेलते थे शाम को, सर रेगुलरली खेलते भी थे, और चीज़ों में भी सर पार्टिसिपेट करते थे, घूमने जाना हो या कुछ भी हो। तो आप कभी भी अगर स्ट्रेस लेके केवल आप सोलेली आप ये सोचो कि बस मैं तो पढ़ता हूँ, केवल दिन रात पढ़ूंगा उसी से होगा, नहीं। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बैलेंस, लाइफ हमेशा बैलेंस रखो। बिल्कुल। और एक होता है ना सर, हम ये सोचते हाँ। हैं कि मैं वो कर लूंगा फिर मजे करूंगा, वो होता नहीं, नहीं नहीं, 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 है। नहीं। वो प्रोसेस में ही आपको मज़े, आप मज़े करो उस प्रोसेस में भी। हाँ। तभी आप कभी ऐसे नहीं होता है कि इसके बाद मज़े, इसके बाद फिर जॉब लाइफ हो जाती है, जॉब लाइफ के बाद फिर आपकी मैरिड लाइफ हो जाती है। वो फिर दौरान आप एन्जॉय कर नहीं सकते। जी सर। तो आपको उसी जर्नी के दौरान आपको एन्जॉय करना है। सर इसका रीजन है ना, जैसे घर वाले स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि हाँ। 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ फिर लाइफ हाँ, मजे हाँ। मजे, 12th में चला अच्छी मेरिट ले आओ फिर फिर मज़े ही मजे मज़े। मजे, कॉलेज में हाँ, जाओगे मजे ही मजे, फिर कॉलेज में आते हैं कि जीआरएफ लगा लो एक बार हाँ, फिर फिर मजे ही मज़े मजे, ही मज़े। पीएचडी में चले जाओ फिर मजे, कोई बोलता है फिर एआरएस। तो आप वास्तव में जर्नी को एंजॉय कीजिए, जो कि बिल्कुल। सर आपने किया भी हाँ है। जी। तो सर जैसे कि आपने पहले जीआरएफ की प्रिपरेशन की, फिर एसआरएफ की, हाँ। तो इसके अंदर जैसे चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे, हाँ, मे बी हाँ। आपका एक सर लंबा टाइम भी रहा उसमें, तो मतलब कहीं ना कहीं
हम स्ट्रेस किसी भी प्रकार से तनाव एक आता है, क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप एआरएस लिख रहे हो तो उस टाइम तक बिल्कुल कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी फेज आती है, तो सर हाँ। उसको कैसे आपने ओवरकम किया और किसने आपकी उसमें मदद की, मतलब फ्रेंड सर्कल का कितना इंपॉर्टेंस है, मैं तो ये जानना चाहूंगा सबसे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, फ्रेंड सर्कल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है आपके एक एकेडमिक के जर्नी में। आपके चेयरपर्सन का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, क्योंकि आपका चेयरपर्सन अगर आप सपोर्टिव नहीं है, फेलियर्स देखो, फेलियर्स हमेशा आएंगी लाइफ में, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड मैं ये कहूँगा कि सक्सेस से पहले अगर आप फेलियर आप देख रहे हो, तो आप सक्सेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू लर्न थिंग्स। तो हाँ, ठीक है, मेरा पहली बार एआरएस नहीं हुआ था, आई वॉज़ वेरी सैड, लेकिन मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, इवन माई चेयरमैन, उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे फील नहीं होने दिया कि यू डोंट डिज़र्व इट। उन्होंने हमेशा मुझे बोला, नेक्स्ट चांस आप और एक है, आप दे सकते हैं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। एंड आईआरआई में, एंड मैं आपको ही मेंशन करना चाहूँगा, बिकॉज यू आर लाइक माई वेरी गुड जूनियर्स। जूनियर्स के साथ मतलब वो एक मेंटल स्टेबिलिटी बहुत मतलब वो देती है, वो बॉन्डिंग। और हरियाणा राजस्थान वालों के साथ तो मेरी ऐसी बॉन्डिंग है, सिंस मैं उड़ीसा का हूँ, ठीक है, ये आप बड़ी तरीके से जानते हो। हाँ सर। तो मतलब कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैं डिप्रेस हूँ या कुछ हूँ, हमेशा आप हाँ। या फिर मेरे फ्रेंड्स हो गए, हमेशा रहे हो आप सब। हम्म, तो यही है, इनका बहुत बड़ा मतलब वो रहता है। अगर बाई चांस मैं अकेला भी हूँ, तो मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर देता हूँ कुछ सीरीज़ वगैरह देखने से, डॉक्यूमेंट्री। और हाँ, ये मैं बोलना चाहूँगा, आप शायद देखते होंगे नहीं, आई डोंट नो, बट एनीमे देखता हूँ मैं, तो एनीमे से काफ़ी अच्छा वो मिलता है। तो ये है मतलब मेरी हाँ, कोपिंग कैपेसिटी मतलब। बिल्कुल सर। और हम्म, मतलब वो होता है ना कि सीखने के लिए केवल हम ये सोचते हैं कि केवल हम बुक से सीखेंगे, ऐसा नहीं हाँ, है, हाँ, हाँ। मतलब उसके अलावा भी। तो हम्म, सर एक और चीज़ में, जैसे कि मेंस के अंदर क्या होता है, हम एआरएस की बात करते हैं तो राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ, उसमें। हाँ। प्रीलिम्स फिर भी हो जाता है, आप अगर ऑब्जेक्टिव में अच्छे हो तो हो जाएगा। तो सर राइटिंग आपने कैसे मतलब प्रैक्टिस की उसको, मतलब आप सब्जेक्टिव को कैसे पढ़े, मतलब स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे याद करूँ, इतना बड़ा आंसर लिखना है हाँ, 300 हाँ, वर्ड्स हाँ। में, तो उसको कैसे याद करें, अपने पॉइंट्स में उसको याद करें, या किस प्रकार से कंटेंट को कंज्यूम करें, कैसे नोट्स बनाएं सर? सबसे पहली बात तो जो पेरेंट नोट्स मैंने बनाए थे, हुँ, और एआरएस में एक बात शायद मैं बोलना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस है, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता। एंड आई थिंक 60 to 70% क्वेश्चन सिलेबस के लाइन से ही आ जाता है। तो मैंने अपने आप में 5-6 क्वेश्चन के सेट बनाए, हुँ, हुँ, जो कि उस पैटर्न का होता है, हुँ, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जितना भी हुँ, हुँ, पार्ट है, वैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मैंने पूरे सिलेबस को कवर करके मैंने 5-6 क्वेश्चन के सेट्स बनाए। हुँ, हुँ, और वो मैंने मतलब स्टिपुलेटेड टाइम में मैं प्रैक्टिस करता था हुँ, उसको। हुँ, तो उसी से मेरा मतलब जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हुआ था। और सेकंड पॉइंट, कि एक्सटेंसिव लिखना नहीं है होता है यार, इसमें आपको क्या लिखना होता है, जो पूछा है वही लिखो आप। और आप चार्ट्स बना सकते हो, आप उसमें फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, उसमें डायग्राम बना सकते हो। तो आप अगर ये सब यूनिक चीज़ें करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका आंसर भी बड़ा अट्रैक्टिव होगा। एंड जो चेकर है, अब जो चेक कर रहा है, आपका एग्जामिनर है, उसको भी मतलब एक फ्रीली देखेगा कि हाँ यार, ये तो मतलब साफ साफ लिखा हुआ है। तो वैसे मैं करता था, और मैंने प्रैक्टिस करी है, मैं खुद के क्वेश्चन बना के हुँ, हुँ, उसको मैंने प्रैक्टिस करी है। तो वो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे मेंस के प्रिपरेशन का, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिला है। और एक टर्म होता है मसल मेमोरी। हुँ, हुँ। मसल मेमोरी, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ रुकेगा नहीं वहाँ पे, आपको सोचने का टाइम नहीं मिले, मतलब सोच नहीं पाओगे आप, सीधा आपका हाथ बस चलता रहेगा। तो ये मैंने मतलब किया था अपने एक उसमें प्रिपरेशन में। तो ये मुझे डेफिनेटली हेल्प किया था ये चीज़। तो फिर सर आप आंसर अपने चेक भी करवाते थे किससे? हाँ, चेक करवाता था, मेरे सीनियर से चेक करवाता था। वो लोग मुझे देते थे, फीडबैक देते थे, तो उससे मैंने बहुत काफ़ी इम्प्रूव किया। इनफैक्ट 1-2 जूनियर से मैंने हेल्प ली थी, बिकॉज़ एनी हाउ जूनियर्स, हमारे से जितने सीनियर्स हैं, जूनियर्स ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें सीख रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उनसे भी मैंने किया था, उनसे मैंने मतलब पूछवाया भी था कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो, आप हुँ, हुँ, थोड़ा बहुत मतलब आप अपना फीडबैक दो, हुँ, आप हुँ, क्वेश्चंस कुछ मेंड करो। तो हुँ, हुँ। दैट हेल्प्ड। ओके सर। तो सर मेंस की बात हो गई, मेंस की हुँ। तो यही है। तो सर जिस दिन आप एग्ज़ाम देने गए, मतलब क्या माइंडसेट था, अगर आप ये रिमाइंड कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, कैसे पहले दिन नींद आई अच्छे से सर? हाँ, हाँ, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मेरा मेरा बस यही माइंडसेट था कि आके बस पार्टी करनी है यार। बहुत हो गया, बहुत हमने बहुत प्रिपरेशन कर लिया। बस ये 3 घंटे बस मुझे गुज़ारना है। ना कोई रिवीज़न नहीं करा मैंने, कुछ नहीं करा, आराम से उठा, हुँ, मेरे हुँ, सीनियर्स के साथ मैं गया था, उधर हुँ, हुँ, आराम से हम कुछ ही बातें कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। हुँ, हुँ,
कोई टेंशन नहीं, बस मुझे ये था कि मैं भगवान को मैं मानता हूँ, मैं भगवान को स्मरण करके मैं गया था कि भगवान अब तेरे हाथ में है, मैंने अपना कर्म कर लिया, अब जो है वो है, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे कुछ कॉपी भी नहीं उठाई, बस आराम से वहाँ पे गया, अपना एग्ज़ाम जितना मेरे साथ मतलब मैंने अपना 100% दिया, बस मैं आ गया। उसके बाद मैंने बस भगवान के हाथ में, उसके बाद मैंने नहीं इतना वो किया। तो मतलब मेंस की हमने बात कर ली, हाँ अब इंटरव्यू की बात करते हैं सर। बिल्कुल। मेंस का रिजल्ट आ गया, हाँ तो उस दिन से आप इंटरव्यू की तैयारी के लगे होंगे। कितना टाइम मिला था सर आपको मेंस के इंटरव्यू के बाद, मतलब मेंस और इंटरव्यू के बीच मेंस में का रिजल्ट? रिजल्ट आया था अराउंड आई थिंक जून या जुलाई में आया था, और इंटरव्यू हुआ था नवंबर में। तो हाँ, बहुत टाइम था, बट हमें एक्चुअली जब तक नोटिफिकेशन आया नहीं था इंटरव्यू का, तब तक मैंने मतलब स्टार्ट नहीं किया था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। बट जिस दिन इंटरव्यू का डेट आया कि इंटरव्यू होना है, आई थिंक 1 महीने पहले ही आया था डेट, उसके बाद से मैंने इंटरव्यू की काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करी है। मैं मेरे हिसाब से मैंने, क्योंकि मेरा पिछली बार इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था, तो इस बारी मैंने एफ़र्ट्स काफ़ी डाले थे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू मैंने ऐसे ऐसे किया था कि जो रिसर्च मेरा था, रिसर्च ऑब्जेक्टिव था, वो मेरे जूनियर्स को मैंने दे दिया था, कुछ मतलब वो टॉपिक दे दिया था, और मैंने उनको बोला था कि जितने इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आप प्लीज़ बनाइए। और मैं मॉक इंटरव्यू वगैरह मेरे जूनियर्स या सीनियर्स हैं उनको उनसे करवाता था, और उनको मैं ये बोलता था कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि मेरा इंटरव्यू ही ना हो, मतलब आपको मुझे सिलेक्ट ही नहीं करना, आप ऐसे इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछो। तो इससे क्या होता है ना कि आप अगर पहले आप फेलियर देख रहे हो, या फिर आप पहले ही मतलब देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक उस टाइम पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि इससे इससे बुरा क्या ही होगा वहाँ वहाँ पे। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि लैक्यूनास कहाँ है आपके जी सर। प्रिपरेशन में। तो उसी हिसाब से मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी थी। जी सर। तो इसके अंदर मतलब आपने मॉक अपने जो जूनियर्स को दिए वो हाँ सब हेल्प किए। बहुत तो ज़्यादा। क्योंकि सर अब मेंस में तो वो मेनली तो सब्जेक्ट का तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि इसीलिए तो मेंस करवाया है। हाँ तो हाँ हाँ इंटरव्यू तो मोस्टली की पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, कि रिसर्च के लिए हाँ एलिजिबल भी है नहीं, हाँ माइंडसेट वो है या नहीं कि वो हाँ वास्तव में रिसर्च की फील्ड में बने रहे। तो सर कुछ क्वेश्चंस आपको याद है जो इंटरव्यू में आपसे पूछे गए? हाँ बिल्कुल याद है। मुझसे तो पहली बात ये पूछा गया था कि आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो उड़ीसा के लगते ही नहीं हो। ये ये बात पहला बोली ना। हाँ, ये बात पहले ही बोली कि ये तो यार आप, अपनी भी बात हुई थी तो मैंने कहा था सर हाँ, ये तो ये हो ही तो नहीं सकता। आईआरआई में, मैं बता रहा हूँ, आईआरआई में एमएससी में मुझे तो कोई बोलता ही नहीं था कि आप उड़ीसा के हो। वो बोलेंगे नहीं आप तो हरियाणा के हो, राजस्थान के हो। तो उन्होंने वही मेरे साथ सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि आप तो उड़ीसा के लग नहीं रहे हो, हमें बताओ। फिर उन्होंने मेरे उड़ीसा के बारे में पूछा, मेरे घर के बारे में पूछा कि जीआई कौन कौन से हैं वहाँ से, और क्या क्या वाइल्ड रिलेटिव्स हैं। एंड लकीली पिछली बार भी मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बारी मैंने पढ़ के गया था, तो लकीली मैंने वहाँ पे पूरा पूरा बता दिया मैंने। और प्योर मतलब रिसर्च और टैक्सोनॉमी के ऊपर ही पूछा था उन्होंने। एंड लगभग लगभग मैंने बता ही दिया था, ऐसे फ्लोरा हो गया, क्या व्हाट इज़ फ्लोरा, व्हाट इज़ इथनोबॉटनी। और मेरे ट्रिप के बारे में पूछा था, लंदन जो मैं गया था वहाँ पे पूछा था कि आप वहाँ पे क्या किया, आपने क्या एक्सपोजर था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिलेनियम सीड बैंक एंड एनबी जो वहाँ पर यहाँ पे है, इंडियन नेशनल जीन बैंक। तो ये पूछा था उन्होंने क्वेश्चंस। ओवरऑल इट वाज ऑन अ लाइटर नोट इंटरव्यू। जी सर, ये एक्सपीरियंस तो सर हम भी जानना चाहेंगे, वो लंदन वाला कैसा रहा हाँ था? हाँ, वो बहुत अच्छा था। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक प्रोजेक्ट है, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कास्ट के नाम से। तो उसमें एक प्रपोजल आया था हमारे एनपीजीआर में कि आप कुछ स्टूडेंट्स हैं विथ अलोंग विथ वन फैकल्टी आप लंदन जा सकते हैं। वहाँ पे रॉयल बॉटनिकल गार्डन है जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, और वहाँ पे एक मिलेनियम सीड बैंक है। और मिलेनियम सीड बैंक को बोला जाता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया, क्योंकि वहाँ पे 30,000 स्पीसीज, डिफरेंट ट्री प्लांट क्रॉप स्पीसीज के सीड्स हैं विद इन अ लाइक मीटर स्क्वायर एरिया में। तो विद इन मीटर स्क्वायर एरिया में? नहीं, विद इन नॉट मीटर स्क्वायर, मतलब कुछ मीटर स्क्वायर एरिया अच्छा में, अच्छा, लाइक हाँ 10 हाँ या 20, हाँ हाँ, उसमें मतलब एक कम जीन जगह बैंक में। में कम जगह में उन्होंने स्टोर किया हुआ है। उधर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन बोल के। तो वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे हमने कुछ टेक्निक सीखी, वहाँ पे उन्होंने कैसे जीन बैंक हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो मतलब वहाँ पे हर्बेरियम कैसे बना रहे हैं। और वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम भी है और फंगेरियम भी है। और वहाँ पे ये सब एक्सपोजर हुआ था। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपोजर। और उन्होंने फिर एक एमओयू बोले थे कि यहाँ पे आप स्टूडेंट को बुला सकते हो, यहाँ पे आप काम करवा सकते हो 6 मंथ्स के लिए। और क्रायो प्रिजर्वेशन कैसे क्रायो प्रिजर्व कर रहे हैं। और लकीली हमारे जो एनपीजीआर है उधर क्रायो प्रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। तो दे टेक अ फीडबैक फ्रॉम अस कि वहाँ पे कैसा चल रहा है, यहाँ पे हमारा कैसा हो रहा है। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे कुछ
पॉली हाउसेस हैं जहाँ पे आप बिलीव नहीं कर सकते, लंदन इज़ अ टेम्परेट एरिया, बट वहाँ पे पाम ट्रीज ग्रो कर किया है उन्होंने, विच इज़ अ ट्रॉपिकल ट्री। तो हाँ, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, अच्छा था काफ़ी। बिल्कुल सर। हम्म। और कैसा था सर? ये तो सब वो बात हो गई, ये तो हाँ, एक्सपोज़र आपका। उसके अलावा कैसा एक्सपोज़र था लंदन का? उसके अलावा तो बड़ा बढ़िया था, हैं? मतलब काफ़ी मॉडर्न सिटी है लंदन, ठीक हुँ, है। और हम वहाँ पे एक ब्राइटन बोल के शहर थे, वहाँ पे भी गए थे, जो कि बीच है। पहली बार मैंने अपने जीवन में पेबल बीच देखा। यहाँ पे सैंड बीचेस हैं। पेबल बीच मीन्स पेबल स्टोन्स? बीच स्टोन्स, अच्छा। मतलब स्टोन्स होते हैं वहाँ हुँ, पे, हुँ, हुँ। जैसे यहाँ पे रेत वाले बीच होते हैं, हुँ, हुँ। वो देखा था। वहाँ पे नाइट लाइफ थोड़ा, हम ऐसे फैकल्टी को थोड़ा झूठ बोल के हम एक बारी चले भी गए थे देखने, एक्सपोज करने, तो बड़ा बढ़िया था वो लोग। अच्छा चलो, था। चलो बहुत बढ़िया सर। और सर जैसे कि प्रिपरेशन के अंदर एआरएस में क्या है, रिसर्च पेपर का कितना रोल है? और मतलब हम बोल सकते हैं रिसर्च स्टडी का मतलब कितना फोकस्ड रिसर्च होना चाहिए, मतलब उसका थोड़ा सर एक्सप्लेन कीजिए। आ, जैसे ही अभी जो पीएचडी बेसिस पे था, उसमें हुँ, रिसर्च पेपर का काफ़ी रोल था, बिकॉज 40 मार्क्स वेटेज था उसका। हुँ, हुँ, तो डेफिनेटली रिसर्च पेपर तो बड़ा रोल प्ले करता ही है। अभी दोबारा एमएससी बेसिस पे आएगा तो मे और मे नॉट बी, बट आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, यू शुड बी थॉरो विद दैट। आपका जो क्रॉप है, आपका जो एरिया है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपका जो लेक्यूनाज है, क्या लिमिटेशंस है आपके रिसर्च वर्क में, हुँ, हुँ। वो आपको अच्छे से मतलब जानने चाहिए आप, कि मतलब क्या है। अगर मान लो मेरा काउपी क्रॉप है, तो काउपी का डोमेस्टिकेशन कहाँ से है, काउपी का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, काउपी का एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। तो ये सब थोरो होना चाहिए उस रिसर्च में, तो मैं यही बोलूँगा। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आप रिसर्च अगर आप बहुत अच्छा किए हो और आपको पता ही नहीं आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया है, तो दैट इज़ ऑफ नो हेल्प। ये था। जी सर। चलो सर, इससे हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिली होगी। और सबसे जो मेन मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि सर की सबसे अच्छी बात ये है कि सर ने एन्जॉय करते हुए सब कुछ किया है। तो ये चीज़ दिखाती है कि केवल हम, ऐसा नहीं है कि केवल हम केवल दिन-रात पढ़ते रहेंगे, उसी से चीज़ें होती है। नहीं, आप अगर लाइफ़ को बैलेंस रखोगे, आप सब कुछ चीज़ें बैलेंस में करोगे, तो आपकी रैंक भी आती है, जैसे सर ने फर्स्ट रैंक अचीव की है, उसी प्रकार से। तो सर अभी आगे क्या प्लान है सर? अभी आगे तो अभी तो रिश्ते आ रहे होंगे सर। नहीं नहीं, सर वैसे। एक मैं और पूछना चाहूँगा सर, हाँ। डिस्ट्रैक्शन तो आपको वैसे तैयारी में बहुत हुआ होगा सर, आप इतने स्मार्ट हो मतलब। अरे टाइम टाइम पे उस डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचे? मैं नहीं नहीं, ऐसे कुछ इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं ऐसे आए थे। थोड़ी बताओगे तो वो तो आ, ये बातें ये बातें बताई अरे नहीं नहीं जाती। नहीं नहीं, बताने ऐसे नहीं है, बस कोई नहीं, इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं आया था, वो तो चलता ही रहता है, लाइफ का पार्ट है। तो नहीं, वो फोकस था उस टाइम पे, मैं काफ़ी फोकस था। और मतलब जैसे सभी को कुछ ना कुछ होता ही है डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल उसमें सर, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ। तो सर अभी क्या मतलब आगे अभी तो? अभी आगे देखते हैं, अभी पोस्टिंग क्या रहता है। हम्म, और मैं ज़रूर इस रिसर्च जो एरिया है, इसमें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और आगे अभी काफ़ी प्लान्स हैं, तो वो मैं मतलब इनकलकेट करूँगा ज़रूर अपने रिसर्च के जर्नी में। काफ़ी आगे बढ़ने का है अभी फ़िलहाल। तो नहीं, अभी तो एक। शादी वगैरह सर, मैं तो वो अच्छा, पूछ रहा शादी रिसर्च तो अब सर आप करोगे ही, वो तो अब हाँ, करना ही शादी देखते हैं, पहले तो कुछ मतलब जॉब का भी जो जर्नी होता है वो भी थोड़ा एंजॉय करें, उसके बाद अभी तो और थोड़ा टाइम लोगे सर। अभी तो टाइम है, काफ़ी टाइम सर है। को काफी एक्सप्लोर करते करना हैं तो अभी। है ना, टाइम है काफ़ी, तो देखते हैं आगे क्या हाँ, होता है। चलो बहुत बढ़िया सर। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, मतलब हाँ। ये मतलब स्मार्टनेस का क्या राज है सर? मतलब ये तो मैं जानना चाहूंगा सर। ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है स्मार्टनेस का सर। ये तो राज ऑडियंस भी जानना चाहेगी शायद, कब से देख रहे हैं तो वो। कुछ राज नहीं है, ठीक है, कुछ राज नहीं है। अपना आराम से आप हमेशा चेयरफुल रहो, खेलो कूदो, खाओ पियो, अच्छे से रहो। और हमेशा ना हमारे, आप कुछ भी कर लो, आप अगर अच्छा सोच रख रहे हो ना ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी ही होगी। आपका कभी सोच गलत नहीं होना चाहिए, सोच हमेशा अच्छा रहना चाहिए। और कभी भी इतना फ्यूचर को सोच के भी हम अपना प्रेजेंट को भी वो नहीं रुइन नहीं कर सकते। जी तो सर। हमेशा हम अपने प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, प्रेजेंट में ही हमें जीना चाहिए। जी नेवर सर, थिंक, वही बात होता है ना, नेवर टेक लाइफ सो सीरियसली। बहुत बढ़िया बस। सर। सर लास्ट में एक मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स को, हम्म। एस्पिरेंट्स को आप दीजिए
जो कि तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको बीच में लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा। बस उनको उनके लिए आप अपना एक क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो किस प्रकार से जो है अपनी तैयारी को करें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें जर्नी में, प्रिपरेशन में? चाहे वो मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, एसआरएफ हुँ, की, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हो सर? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि लाइफ में हम कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि या हमारा सक्सेस होगा या फेलियर होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर फेट। हमारा काम है काम करना, और हम जब काम करते हैं, अपना जो मतलब मेंटलिटी है या माइंडसेट है, वो हमेशा पॉजिटिव रखें। आप विजुअलाइज ऑलरेडी कीजिए कि यू आर अ सक्सेस ऑलरेडी। तो आप उसी हिसाब से आप अपना जर्नी को आप आगे बढ़ाइए। और जेआरएफ एसआरएफ जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आप रखिए कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड। सबसे पहली बात, आप प्रेशराइज्ड प्रिपरेशन करना ही नहीं चाहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस चीज़ को आप एंजॉय कीजिए, और ये देखिए कि आप कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपका इंटेलेक्ट कितना बढ़ रहा है। तो वो ये 2-3 चीज़ें अगर आप रख के आप अगर प्रिपरेशन करोगे, तो आई थिंक यू विल नेवर फेल। और अगर फेलियर आप देख भी रहे हो, तो लर्न समथिंग एंड डेफिनेटली दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। जी सर। बिल्कुल, वो फेलियर जो है उसमें से आप चीज़ें सीखो, बिकॉज लाइफ हमेशा लाइफ सबसे बड़ा टीचर होता है। हम हर दिन आप लेसन सीखोगे लाइफ से, तो वो लेसन सीख के आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही बोलूँगा। ठीक है सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने एक्सेप्ट थैंक किया यू। हमारा इनविटेशन, और नहीं, 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 थैंक यू हमारे आपका। जो भी जूनियर्स जो अभी देख रहे होंगे, हुँ। बहुत कुछ सीखा होगा सर कि किस प्रकार से तैयारी करें, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसी प्रकार से सर हमें भी गाइड करते रहिएगा बिल्कुल, आगे, बिल्कुल, अरे और जूनियर्स सबको हमेशा आप गाइड करते रहिए, और सभी अच्छे से तैयारी करो। इसी प्रकार से आप भी एक दिन इसी प्रकार से, जैसे सर आज हमारे साथ है, उसी प्रकार से आप भी एक प्लेटफॉर्म पे होगे, और आप एक अपनी जर्नी आप वहाँ पे शेयर करोगे, और उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी विद हॉनेस्टी के साथ। आप चाहे दिन में 2 या 3 घंटे पढ़िए, लेकिन जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल। सर मैं आज ही एक वो देख रहा था, मतलब एक्चुअली वो अभी ये चल रहा है ना कि वो हमारे कौन थे जो इन्फोसिस के जो फाउंडर नारायण है, मूर्ति। नारायण मूर्ति, तो वो एक्चुअली वो उस चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी चल रही होती है कि हाँ। कितने घंटे काम करना है हाँ, वो। हाँ, हाँ, तो उससे कल एक ये जो हमारा यूथ का कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पे हाँ। दिल्ली में, तो वहाँ पे आनंद महिंद्रा जी आए थे हाँ, जो हाँ, महिंद्रा हाँ, के हाँ, हैं। हाँ, हाँ। तो उनसे एक क्वेश्चन किया गया कि सर आप कितने घंटे काम करते हैं एक वीक में? हुँ। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ये मत पूछिए कि मैं कितने घंटे काम करता हूँ, हुँ, आप मुझे ये पूछिए कि मैं कितने घंटे क्वालिटी वर्क करता हूँ सर। बिल्कुल। और वही चीज़ है सर कि हाँ। बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने आज 10 घंटे पढ़ लिया। अरे नहीं, नहीं, आप नहीं। ये हुँ, खुद से आप ऑनेस्टली बोलो कि आपने कितने घंटे हॉनेस्टली आपने किए हैं, पढ़ा है, हाँ। क्वालिटी आपने स्टडी हाँ, कितने घंटे की है, हाँ। वही मैटर करती है सर बिल्कुल, फाइनली। क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ये मैं भी एक एक ये भी मुझे अभी याद आया कि मैं भी जब प्रिपरेशन करता था, तो एग्ज़ॉस्टिव प्रिपरेशन मैंने नहीं करा है। जितना मेरे से होता था उतना करता था, एंड डिनर के बाद तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं नहीं ही पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी ऑलरेडी बहुत एग्ज़ॉस्ट हो चुकी होती है। सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टिल 8 ओ क्लॉक। उसके बाद आप डिनर के बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप कुछ बातें करो। उससे क्या होता है ना, माइंड रिलैक्स होता है, और आप जो पढ़े रहते हो वो रिटेन भी अच्छे से कर पाते हो, और आपको अगले दिन पढ़ने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो नेवर स्ट्रेन योर सेल्स बाई डूइंग लाइक एग्जॉस्टिव स्टडी। तो जितना आप पढ़ोगे, क्वालिटी पढ़िए, चाहे 1 घंटे पढ़िए, चाहे 2 घंटे पढ़िए, वो रिटेन कीजिए। एग्जैक्टली आनंद महिंद्रा जी ने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला है। बाकी सर एक और नो। चीज़ में अभी मेरे को एक हाँ। क्वेश्चन और आ गया हाँ। दिमाग में कि जैसे सर एक कुछ आपने कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाई की हो, जैसे कि कुछ हिडन एक होता है ना कि जैसे मैं सबका एक स्पेशल होता है कि आपने फ़ोन में कुछ ऐसा रखते थे कि अपने नोट्स को मैं रिवीजन कर लूँ, आपने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके फिर आप सुन रहे हो, कुछ ऐसा मतलब आपने कोई तरीका स्मार्ट मतलब कुछ नहीं, अलग? मैंने एक मतलब है एक फिजिसिस्ट है, रॉबर्ट फेनमैन या रिचर्ड फेनमैन नाम का है। हुँ, हुँ। मुझे फेनमैन याद है, हुँ, हुँ। उसका आगे वाला नाम जी याद सर। नहीं आ रहा। तो उसका एक टेक्नीक होता है। उसका उन्होंने क्या शायद सर कोई बुक भी लिख रखी है हाँ, शायद बुक भी वो, लिखा है। हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ। फ़ेमस, हाँ। तो मुझे वैसे पढ़ने की आदत है। मैं जब बचपन में था, हुँ। तो बचपन में मुझे ऐसे होता था कि मैं क्रैम नहीं कर पाता था। हुँ, हुँ। तो मैंने पता नहीं कौन बताया, मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने बोला आप लिख के प्रैक्टिस करना सीखो। तो मैं क्या करता था, मैं हमेशा अगर खाली एक किताब पढ़ूँगा तो मुझे वो याद नहीं रहता है। जी सर। मुझे हमेशा लिख के ही, मतलब मैं कुछ पढ़ूँगा वो अपने हुँ। शब्दों में लिख के, तब मुझे वो मेमोराइज़ होता है। जी तो सर। उससे मतलब काफ़ी मुझे मतलब हेल्प मिली। वो मेरा एक मान लो एक प्रिपरेशन टिप मतलब एक है वो। और आपकी इजाज़त से मैं एक लाइफ़ की एक छोटी-सी मेरे जी सर, एक जी सर। एक्सपीरियंस जी सर, मतलब सर बयाँ करना बिल्कुल सर, चाहूँगा सर कि बिल्कुल। हाउ हाँ। आई वाज़ एंथुसियास्ट, मतलब कैसे मेरा एंथुसियाज़्म बढ़ा रिसर्च में। जी सर, बिल्कुल।
तो बात है मेरी 8th क्लास की, तो हाँ उसमें सर। एक साइंस में चैप्टर था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो उसमें हमें केमिस्ट्री लैब में लेके जाते थे, तो उसमें हमें डिफरेंट मेटल्स दिखाते थे कि हाउ इट इज़ रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। तो उसमें एक सोडियम नाम का मेटल है, हाँ सर। तो उन्होंने सोडियम दिखाया। तो सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, मतलब मॉइस्चर अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो हीटअप हो जाता है और पानी में डालने से वो ब्लास्ट हो जाता है। तो मेरी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई। उसके बाद मैंने घर में वो बंसेन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, बीकर सब ले आया, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पता नहीं क्या क्या ले आया। उसके बाद मेरी रुचि और बढ़ गई कि मैं सोडियम लाता हूँ। मैं सोडियम भी ले आया, मैंने घर में देखा, और उसको ना बहुत टाइटली उसको केरोसिन में रखते हैं, उसको बहुत डेलिकेटली हैंडल करते हैं। तो वो मैंने पानी में डाल दिया किचन में, वो ब्लास्ट हो गया। मेरी मम्मी आए, पूछी अरे क्या हो गया, मैं बोला कुछ नहीं मम्मी। और मेरी मम्मी थोड़ी इनोसेंट है, तो ऐसे था। लेकिन वो मैंने स्कूल में लेके चला गया वो मैं। तो स्कूल में जब लेके चला गया तो एक पीरियड में मैंने वो थोड़ा बहुत, हम बच्चे होते हैं, हमारा क्या बुद्धि होता है उस टाइम पे, तो वो स्कूल में जब कर लिया तब लास्ट पीरियड था वो, मतलब सब छुट्टी हो गया था, तो हमने ना जलाने की कोशिश करी, ऐसे पानी में रिएक्ट करने की। जला नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब एक मैथ्स टीचर आ रहे थे तभी जल गया, एंड आई गॉट सस्पेंडेड इन 8th क्लास फॉर 7 days। तो उसी से फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ेगी, नहीं नहीं, इट इज़ अ लाइक रिसर्च अगर हम कर रहे हैं। तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि मैं केमिकल रिसर्च करूंगा, कि बायोलॉजिकल रिसर्च करूंगा, फिजिकल रिसर्च करूंगा। तो वो एक मेरा एक लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, जिससे ये होता है कि मैं उस टाइम से मेरी रिसर्च की रुचि बढ़ गई थी। वाह सर, तो काफी यही काफी इंटरेस्टिंग है तो। हाँ। तो यही घर पे बताना मार चाह तो रहा नहीं लगी ना सर? हूँ। घर पे मार लगी, बहुत मार लगी, मेरे पापा बहुत पिटाई किया करते थे। लेकिन ठीक है, मतलब मैंने कोई मतलब बदमाशी करके तो नहीं, कुछ मतलब ठीक प्रोडक्टिव है, ही हाँ करा वो था, है ना। प्रोडक्टिव ही था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। बस वही है कि थोड़ा कॉशियस नहीं था मैं उस टाइम पे। कोई नहीं सर, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सर क्यूरियोसिटी हमेशा बिल्कुल सीखने होनी की। चाहिए, हर हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्यों है, ये कैसा है। मतलब साइंस के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं कोई भी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। आप कुछ भी हो, आप आपकी उसको उसमें जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा कम नहीं होनी चाहिए, वो और बढ़नी चाहिए, मैं यही बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। बिल्कुल, और तो आपका भी बहुत थैंक यू, आपसे मुझसे बात करी, इतना कुछ बोला आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी प्रकार से और मिलते रहेंगे अरे सर। सो बिल्कुल। थैंक यू सर। देखते रहिए IRI वाला, इसी प्रकार से हम और भी आगे जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे आपको मिलाते रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किस प्रकार से उनकी जर्नी रही, इवन सर ने जो भी एक्सपीरियंस जैसे शेयर किया, उसी प्रकार से आप बस जुड़े रहिए। लगातार जो आप काम कर रहे हैं उसको अपना पूरा मन लगाकर करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी प्रकार से देखते रहिए IRI वाला। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट एसिड और सोडियम सर की तरह जैसे बोला, सोडियम मार के उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंस्पायर हो सके और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। थैंक यू। थैंक यू।